हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए विज़न आईएएस का टेस्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम जितने क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे उससे आगे डिस्कस करेंगे। कल हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में सुर्खियों में रही ज्वारीय विघटन घटना यानी टाइडल डिसरप्शन इवेंट का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है। एक घटना सुर्खियों में रही थी, ज्वारीय विघटन घटना कहते हैं, तो उसे ज्वारीय विघटन घटना क्या है। ऑप्शन है ए, यह 2 दैनिक ज्वारों के बीच समय अंतराल की समाप्ति है। ऑप्शन बी, यह पृथ्वी के चुंबकत्व का व्युत्क्रमण है। ऑप्शन सी, यह चंद्रमा की सतह पर एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति है। और ऑप्शन डी, यह ब्लैक होल के द्वारा किसी तारे का विनाश है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय विघटन घटना। ज्वारीय विघटन घटना है ब्लैक होल के द्वारा किसी तारे का विनाश, यानी ब्लैक होल के द्वारा जब किसी तारे को अपने में समाहित कर लिया जाता है तो उसे कहा जाता है, उस खगोलीय घटना को कहा जाता है ज्वारीय विघटन घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित हैं। ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 358 जो आर्टिकल 19 में मूल अधिकार दिए गए हैं उनके निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 आर्टिकल 20 और 21 में दिए गए मूल अधिकारों को छोड़कर बाकी अन्य अधिकारों के निलंबन से संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत विनियमित है। यानी इनमें से कौन सी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत विनियमित है। नंबर 1 है सोशल मीडिया साइट्स, तो बिल्कुल है। सोशल मीडिया साइट्स की जो सेवाएं हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत विनियमित है। नंबर 2 है ओवर द टॉप यानी OTT स्ट्रीमिंग सेवाएं, ये भी हैं। नंबर 3 है ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं, ये सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत विनियमित नहीं है। नंबर 4 है डिजिटल समाचार साइट्स, तो ये भी है, यानी डिजिटल समाचार साइट्स, सोशल मीडिया साइट्स, OTT यानी ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सेवाएं और डिजिटल समाचार साइट्स, ये तीनों ही सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत विनियमित हैं। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक भी राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल वही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है, यानी केवल वही नागरिक राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं जो कि जन्म से अमेरिका के नागरिक होते हैं। वहाँ देशीकरण के आधार पर जो नागरिकता प्राप्त की गई है वो राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है। और कथन नंबर 2 है, भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है, न कि देशीकृत नागरिक। तो ये कथन भी हमारा गलत है। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए सिर्फ यही योग्यता है कि वो केवल भारत का नागरिक होना चाहिए।
फिर चाहे वो जन्म से भारत का नागरिक हो या फिर देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिक हो। तो ये कथन भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा, इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कौन से कथन सही नहीं है, तो हमारा सही आंसर है कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन सही नहीं है, यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ मूल कर्तव्यों से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जहाँ मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ साथ व्यक्तियों यानी विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, वहीं मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है, यानी मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है, ये कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य के उल्लंघन के विरुद्ध संविधान किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत वर्णित मूल कर्तव्य हैं, यानी इनमें से कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। नंबर 1 है ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, तो ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। कथन नंबर 2 है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये भी नागरिकों का मूल कर्तव्य है। नंबर 3 है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, ये भी नागरिकों का मूल कर्तव्य है। और नंबर 4 है मतदान करना, तो ये नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 3 नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, जबकि मतदान करना नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, तो ये कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर ही संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, न कि 2 माह के भीतर, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। और राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है आर्टिकल 352 के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है। कथन नंबर 2 है हमारा यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन यानी राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 माह के अंतर पर संसद के अनुमोदन के द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान की मूल संरचना का भाग है, यानी इनमें से कौन से प्रावधान है जो संविधान की मूल संरचना का भाग है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि यह मूल संरचना न्यायपालिका की उपज का परिणाम है। तो देखते हैं कि कौन से मूल संरचना के प्रावधान है। नंबर 1 है सरकार की गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति, ये मूल संरचना के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली, ये हमारा गलत है, ये मूल संरचना का अंग नहीं है। नंबर 3 है संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, ये भी मूल संरचना का अंग है। और नंबर 4 है शक्तियों का पृथक्करण, ये भी मूल संरचना का अंग है। तो भारत के संविधान में
मूल संरचना के भाग हैं, सरकार की गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, शक्तियों का पृथक्करण, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। 1, 3 और 4 कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है विशेषता और दूसरी तरफ है कौन सी विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। हमें बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। नंबर 1 है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, यानी आयरिश संविधान से, तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है मूल अधिकार। मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, ना कि फ्रांस के संविधान से, तो ये हमारा गलत सुमेलित है। नंबर 3 है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ये हमारा सही सुमेलित है। हमारा सही आंसर है 1 और 3 बिल्कुल सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नहीं जोड़े गए थे। इनमें से कौन से डीपीएसपी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नहीं जोड़े गए हैं। नंबर 1 है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा उपलब्ध कराना। ये प्रावधान किया गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, क्योंकि इससे पहले ये प्रावधान था 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें संशोधन करके किया गया कि 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये कथन हमारा सही है, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल नहीं किया गया था। नंबर 2 है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। ये प्रावधान किया गया था आर्टिकल 43A के तहत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जबकि हमें बताना है कि कौन सा प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं किया गया था, तो ये हमारे आंसर में नहीं होगा। नंबर 3 है आय, स्थिति और सुविधाओं। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, तो ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए ये भी हमारा सही आंसर होगा। हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल नहीं किए गए थे। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है इसने प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसमें प्रांतों और रियासतों को संघ की इकाइयों के रूप में माना गया था, इसलिए कथन 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है इसने सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी, तो ये कथन हमारा गलत है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 11 प्रांतों में से केवल 6 प्रांतों में ही द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संवैधानिक अपकृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों के द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शासित करता है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। संवैधानिक अपकृत्य के संबंध में भारत में ऐसा कोई भी विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों के द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शासित करता है, इसलिए कथन 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है।
न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। नंबर 1 है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित लोगों में निहित होनी चाहिए। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित लोगों में ही निहित होनी चाहिए। नंबर 2 है, चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने के भी निष्पक्ष अवसर होने चाहिए। ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। लोकतंत्र की विशेषताओं में ये भी शामिल है कि चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने के निष्पक्ष अवसर होने चाहिए। नंबर 3 है, प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ये भी लोकतंत्र की विशेषता है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। और नंबर 4 है, सरकार विधियों या विनियमों के द्वारा सीमित नहीं होती है। तो ये कथन हमारा गलत है। लोकतांत्रिक सरकार भी विधियों या विनियमों के द्वारा सीमित सरकार होती है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3, ये लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 ये तीनों ही लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। हमें बताना है कि उपयुक्त नीति निर्देशक तत्वों में से कौन से उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, यानी कौन से नीति निर्देशक तत्व उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। नंबर 1 है, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। तो ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, ना कि उदारवादी विचारधारा पर, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। नंबर 2 है, कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। तो ये उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए ये हमारा कथन सही है। कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, ये उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 3 है, गोवध पर रोक। तो ये हमारा गांधीवादी सिद्धांत है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और नंबर 4 है, सहकारी समितियों का प्रचार। ये भी हमारा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी गोवध पर रोक और सहकारी समितियों का प्रचार ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नीति निर्देशक तत्व है, जबकि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित नीति निर्देशक तत्व है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2, यानी कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, केवल यही प्रावधान उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश या देशों ने भारत के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया है। नंबर 1 है अमेरिका, नंबर 2 है जापान, नंबर 3 है फ्रांस। जापान ने जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया था वो प्रदान किया था 1945 में। फ्रांस ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया था 1944 में, जबकि अमेरिका ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया था 1965 में। और भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान कर दिया था संविधान लागू होने के दौरान ही 1950 में। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान भारत के बाद लागू किया था? तो वो है अमेरिका। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अमेरिका में 1965 तक अश्वेत व्यक्तियों को मत देने का अधिकार नहीं था, तो इसलिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अमेरिका में अपनाया गया था 1965 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस देश ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को भारत के बाद लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, जब भी संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 1947 में अपनाया था। तो ये कथन भी हमारा गलत है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2, यानी कोई भी कथन सही नहीं है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इस आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि संसद के द्वारा। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, मूल संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं था। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। मूल संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया था 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा, केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी बैंक को भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक यानी DSIB के रूप में नामित करता है? यानी इनमें से कौन किसी बैंक को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित करता है? ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारतीय बैंक संघ और ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। भारतीय रिजर्व बैंक किसी बैंक को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित करता है। और ये घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक क्या होता है? ये बैंक वे बैंक होते हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जिनके विफल होने की संभावना बहुत ही कम होती है। उन्हें कहते हैं घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक। तो इन्हें नामित करता है RBI, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा हैं? यानी कौन से अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी आर्टिकल 21 के अधिकार का हिस्सा हैं? जो अधिकार आर्टिकल 21 के तहत प्रदान किए गए हैं उसमें कौन से अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आते हैं? नंबर 1 है हमारा किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार। तो ये बिल्कुल सही है, यह आर्टिकल 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है, किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार। नंबर 2 है विदेश यात्रा का अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है। नंबर 3 है मौन रहने की स्वतंत्रता, तो ये इसका हिस्सा नहीं है, यानी ये आर्टिकल 21 का हिस्सा नहीं है। नंबर 4 है पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार, ये भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 4 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन नंबर 1 है इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद जोड़ा गया था। तो ये कथन हमारा गलत है, ये शिक्षा के अधिकार के विषय में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो लागू किया गया था 2009 में,
यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था 2009 में, जबकि शिक्षा का अधिकार संविधान में शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी है 86वें संविधान से पहले यानी 86वें संशोधन से पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। तो ये भी हमारा कथन गलत है, क्योंकि 86वें संशोधन से पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था आर्टिकल 45 के तहत, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत था। इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो ये कथन भी हमारा गलत है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है, यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। ये शिक्षा के अधिकार के विषय में बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को ही मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। इसलिए ये कथन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जिसमें हाल ही में पुनः विस्फोट हुआ है। यह दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ के पास अवस्थित है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी का वर्णन किया जा रहा है? ऑप्शन है ए माउंट क्लाउआ, ऑप्शन बी माउंट स्ट्राम्बोली, ऑप्शन सी माउंट विसुवियस, ऑप्शन डी माउंट एटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए माउंट क्लाउआ। माउंट क्लाउआ ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था और यह दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ के पास अवस्थित है। और मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत अब तक की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अब तक 2 बार की गई है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अब तक 3 बार की जा चुकी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा में चीनी आक्रमण के कारण अक्टूबर 1962 में की गई थी। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा की गई थी अक्टूबर 1962 में, वो की गई थी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा में चीनी आक्रमण के कारण। इसलिए कथन 2 हमारा सही है। कथन नंबर 3 है, राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा 1975 में की गई थी। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा 1971 में की गई थी पाकिस्तान के आक्रमण के समय, जबकि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की तीसरी उद्घोषणा की गई थी। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और ऑप्शन डी जर्मन वॉच। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की जाती है प्रत्येक वर्ष विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निहित शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, गणतंत्र शब्द जर्मन संविधान से लिया गया है। तो ये कथन हमारा गलत है। हमारी प्रस्तावना में जो गणतंत्र शब्द है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ना कि जर्मन के संविधान से। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों को सोवियत संविधान से अपनाया गया है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है।
हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय के आदर्शों को सोवियत संविधान से अपनाया गया है, इसलिए ये कथन हमारा सही है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निकायों या संस्थाओं में से किस या किन का लेखा परीक्षण पूर्णतः और प्रत्यक्षतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के द्वारा किया जाता है। इन संस्थाओं में से किसका लेखा परीक्षण पूर्ण रूप से और प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक यानी कैग के द्वारा किया जाता है। नंबर 1 है भारतीय रिजर्व बैंक, ये हमारा गलत है। नंबर 2 है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, ये हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 3 है भारतीय जीवन बीमा निगम, ये भी हमारा गलत है। और नंबर 4 है भारतीय स्टेट बैंक, ये भी हमारा गलत है। मतलब कैग के द्वारा केवल तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लेखा परीक्षण का ही कार्य किया जाता है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक ये अपने लेखा परीक्षण के लिए पूर्ण रूप से निजी संस्थाओं पर निर्भर है। यानी ये अपने लेखा परीक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक अपने लेखा परीक्षण के लिए पूर्ण रूप से निजी लेखा परीक्षण पर निर्भर है, जबकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लेखा परीक्षण का कार्य किया जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन, यानी केवल हमारा कथन 2 सही है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 2 सही है। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, यानी 25 क्वेश्चन तक हम कल डिस्कस कर चुके थे, उससे आगे आज हमने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।